हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 3 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 3 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और पर डे के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसकी भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर ये कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं, अभिमन्यु मिश्रा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। अभिमन्यु मिश्रा जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं, इन्होंने जब ये उपलब्धि अपने नाम की है अभी कुछ दिन पहले ही, इन्होंने महज 12 साल 4 महीने और 25 दिनों की उम्र में ये उपलब्धि अपने नाम कर ली है। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है सर्गेई कर्जकिन का, जो कि अभी तक दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर थे। इनकी उपलब्धि का रिकॉर्ड था 12 साल 7 महीने और इन्हीं का रिकॉर्ड बीट कर दिया है भारतीय मूल के अभिमन्यु मिश्रा ने। तो ग्रैंड मास्टर का खिताब ये शतरंज से ही रिलेटेड है और शतरंज से ही रिलेटेड एक भारतीय नाम है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर रहे हैं। साथ ही राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले विजेता ये भी विश्वनाथन आनंद ही हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि भारत में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड माना जाता है, जबकि दुनिया में खेल जगत का सर्वोच्च अवार्ड ये लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड माना जाता है। और यदि हम बात करें लियोन मेंडोका की, तो ये कुछ समय पहले ही भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, जो कि बिलोंग करते हैं गोवा से। यदि हम बात करें अर्जुन कल्याण की, तो ये भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में सबसे ज़्यादा ग्रैंड मास्टर ये तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की तरफ से किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो देखिए, ये न्यूज़ मैंने आप लोगों को शायद जनवरी या फरवरी में पढ़ाई थी कि नागालैंड को, मतलब कि नागालैंड में 6 महीने तक अप्सपा की जो अवधि है, अप्सपा की फुल फॉर्म बनती है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसकी अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई गई थी और ये 6 महीने अभी खत्म होने जा रहे हैं। खत्म होने से पहले ही यहाँ इस कानून की जो अवधि है ये फिर से बढ़ा दी गई है दिसंबर 2021 तक, मतलब कि अगले 6 महीनों तक नागालैंड में ये कानून लगा रहेगा। अच्छा, अप्सपा कानून के बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, चलिए हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यदि आप मैप में देखेंगे तो ये है हमारे पूर्वोत्तर भारत का नक्शा। इधर आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है। फिर ऊपर भूटान और चाइना वाली लोकेशन है, ये तो आप जानते हैं। आज हम जिसकी बात कर रहे हैं दैट इज़ नागालैंड, जहां इस एक्ट की अवधि बढ़ाई गई है। तो सबसे पहले हम इस एक्ट के बारे में ही जान लेते हैं। देखिए, ये जो अप्सपा कानून है इसके अंतर्गत, मतलब कि ये कानून जिस क्षेत्र में लगाया जाता है वहाँ भारतीय सेना को विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। अब कैसे विशेष अधिकार दिए जाते हैं, कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत भारतीय सेना बिना वारंट के जांच करने का अधिकार प्राप्त कर लेती है। साथ ही सशस्त्र सेना को किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच करने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। सवाल ये भी बनता है कि इस एक्ट की ज़रूरत क्यों हुई? तो इसके बारे में पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत में जो पूर्वोत्तर एरिया है, जो पूर्वी राज्य हैं, इन राज्यों में चाइना का इस हद तक प्रभाव था कि पूर्वोत्तर भारत के लोग स्वयं को भारत का हिस्सा तक नहीं समझते थे। हालांकि यदि हाल ही की घटना देखी जाए तो नागालैंड में आप लोगों ने सुना भी होगा, नागालैंड में खुद का झंडा और खुद का संविधान बनाने की मांग उठने लगी थी। तो नागालैंड में किसी भी तरह की देश विरोधी गतिविधि ना उठे, इसके कारण राज्य में इस अप्सपा की अवधि बढ़ाई गई थी। साथ ही आप लोगों ने एक पार्टी का नाम भी सुना होगा, दैट इज एनएससी। एनएससी यानी कि नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल, जो कि नागालैंड की एक पार्टी है जिसके द्वारा नागालैंड को नागालिम बनाने पर जोर दिया जा रहा था। नागालिम, जिसमें कि ये क्या चाह रहा था कि इस नए राज्य में, मतलब कि इस नागालिम में अरुणाचल प्रदेश का कुछ एरिया, असम का कुछ एरिया, मणिपुर और थोड़ा हिस्सा म्यांमार का, ये मिला करके इनका अलग नागालिम बनाने पर जोर दिया जा रहा था। आप कह सकते हैं ये अपना खुद का एक छोटा सा देश बनाना चाह रहा था। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए इन राज्यों को इनर लाइन परमिट का ऑर्डर दिया जाता है ताकि राज्य सरकारें किसी भी विदेशी को यहाँ ना आने दें। तो ये जो अप्सपा कानून है इसके अंतर्गत राज्य सरकार का इंटरफेस ये होता है शून्य, क्योंकि इसे
केंद्र सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो अप्सपा कानून का जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र यानी कि डिस्टर्ब्ड एरिया इसका टाइटल दिया जाता है। इस कानून की कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि पहला तो यही है कि यदि किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है, मान लीजिए जैसे अभी नागालैंड को ही घोषित किया गया है, तो इस क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कानून के अंतर्गत काम नहीं करता तो सशस्त्र सेना उस पर गोली भी चला सकती है, ऐसी इन्हें परमिशन भी मिली है। दूसरा, आप ये याद रखेंगे कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि सेना की नज़र में संदिग्ध लगता है तो उसे बिना किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति के घर के अंदर बिना वारंट के जांच की जा सकती है। ये सभी अधिकार प्राप्त होते हैं जिस क्षेत्र में ये कानून लगा होता है। एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे कि ये जो कानून है ये सबसे पहली बार कहाँ लगाया गया था? मणिपुर में। कब लगाया गया था? 1958 में। यहाँ हम बात कर रहे हैं नागालैंड की, जहाँ अगले 6 महीने के लिए इस एक्ट की अवधि फिर से बढ़ा दी गई है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता ही दी है। और यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी होता है? जीके और करंट अफेयर। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं किसी भी एग्जाम के, क्योंकि इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। जीके तो अनलिमिटेड है, आप कितना पढ़ेंगे और कहाँ से तैयार करेंगे, तो इसकी टेंशन अब आप भूल जाइए, क्योंकि हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा आप लोगों के लिए जीके से रिलेटेड 8000 वन लाइनर क्वेश्चन बैंक ये तैयार किया गया है। और संभावना ये है कि आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन बैंक के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है इसकी प्राइस क्या है? देखिए, इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं रखी गई है, 200, 100, 50 बिल्कुल नहीं है। आप लोगों की सहूलियत के हिसाब से इसका प्राइस मात्र रखा गया है 21 रुपये का। इसमें आप लोगों को 1 साल का फ्री करंट अफेयर भी मिल जाएगा। तो 21 रुपये में इससे सस्ती नोट्स आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। इसे आप परचेस करिए और पढ़िए। परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन की शुरुआत की है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव, जिनका नाम है अरुण कुमार मेहता, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, जो कि 24/7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अच्छा, ये किन के लिए जारी किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में ऐसे लोग जो कि मेंटल हेल्थ से पीड़ित है और अभी जो स्थिति चल रही है कोरोना की, ऐसे में चिंता, डिप्रेशन, पैनिक अटैक और कभी कभी तो सुसाइड जैसे थॉट भी आ जाते हैं दिमाग में। तो इन सारी परिस्थितियों से निपटने के लिए व्यक्ति कुछ गलत कदम ना उठाए, इसके लिए इनके द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस तरह की फीलिंग आ रही है कि वह डिप्रेशन में जा रहा है या किसी तरह से मेंटल हेल्थ से प्रभावित है, तो ये इस टोल फ्री नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। इसे उचित सलाह इसमें मिल सकेगी। तो ये अच्छी पहल है जो कि जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। जम्मू कश्मीर की यदि हम बात करें तो इसके उपराज्यपाल प्रेजेंट टाइम में है मनोज सिन्हा। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का पहला 100% वैक्सीनेशन विलेज, मतलब कि ऐसा विलेज जहां 100% आबादी का टीकाकरण हो चुका है, ये जम्मू कश्मीर का ही एक गांव है जिसका नाम है वावेन गांव। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 371 लाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि चिनाब नदी पर इसी जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग किया गया है। और ये सी पैक के बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया ही था, जो कि काराकोरम दर्रे से होकर गुजरता है। चाइना और पाकिस्तान को ये कनेक्ट कर रहा है। CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई है अदिति अशोक, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। तो अदिति अशोक लगातार दूसरी बार ओलंपिक खेलों में भाग लेंगी और ये एक गोल्फर हैं। आप जानते तो हैं ही, इस बार के जो ओलंपिक है ये है समर ओलंपिक। कहाँ हो रहे हैं? जापान की राजधानी टोक्यो में। मैं आप लोगों को ऐसे भी बता देती हूँ। देखिए, 2 ओलंपिक होते हैं, एक होते हैं समर ओलंपिक, दूसरे होते हैं विंटर ओलंपिक। और ये 4 साल के अंतराल में होता है, ये तो आप लोगों को मालूम ही है। 2020 का यही टोक्यो ओलंपिक है जो कि होना लास्ट ईयर था, पोस्टपोन्ड होकर ये अब इस साल हो रहा है। इससे जो नेक्स्ट होगा 2024 में, यह आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। यदि हम बात करें विंटर ओलंपिक की, तो अब जो नेक्स्ट विंटर ओलंपिक है ये होगा 2022 में, जो कि आयोजित किया जाएगा चाइना के बीजिंग में। इससे जो नेक्स्ट होगा 2026 में, इसे होस्ट करेगा इटली।
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं टोक्यो ओलंपिक की, जिसके लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बन गई हैं अदिति अशोक। यदि हम बात करें नेत्रा कुमारन की, तो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली ये पहली महिला नौकायन बनी है। यदि हम बात करें भवानी देवी की, तो ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तलवारबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना की शुरुआत की है? तो जैसे कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने चुनावों में वादा किया है, इस चुनावी वादे को पूरा करते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना की शुरुआत कर दी है। अब ये योजना है क्या? तो देखिए, इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल के छात्रों को लोन दिया जाएगा। किस तरह का लोन? तो ऐसे छात्र जो कि उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए, इन्हें 10 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। साथ ही विदेशों में भी यदि कोई पढ़ना चाहता है, इसके लिए भी सरकार लोन प्रोवाइड कराएगी और 4% के ब्याज दर पर, यानी कि इंटरेस्ट रेट होगा 4%, इस पर यह पैसा दिया जाएगा। और इस योजना में जो सरकार है ये गारंटर के रूप में कार्य करेगी। जैसे कि आप लोग अकाउंट खुलवाते होंगे ना, तो गारंटर का नाम लिखते होंगे, वैसे ही आप यदि इस पैसे को लेते हैं तो आपकी गारंटर होगी पश्चिम बंगाल सरकार। अच्छा, इस योजना के लाभार्थी कौन बन सकते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने पश्चिम बंगाल में 10 साल बिताए हैं वह इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकता है। तो यूजी, पीजी, डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट, इन सभी अध्ययन के लिए ये लोन उपलब्ध होगा। एक व्यक्ति 40 वर्ष की आयु तक इस योजना के पात्र हो सकता है। पश्चिम बंगाल की यदि हम बात करें तो ये है पश्चिम बंगाल। इसकी राजधानी क्या है? तो यह है कोलकाता। मुख्यमंत्री फिर से बन गई है ममता बनर्जी। राज्यपाल है जगदीप धनखड़। भारत का पहला टायर पार्क है ये पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि है सुंदरवन डेल्टा, ये इसी पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये डेल्टा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो बक्सा, जल्दापारा, गोरुमारा, ये सभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। चर्चे में रहा नारदा स्टिंग ऑपरेशन, ये वेस्ट बंगाल से ही रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल कर रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, क्योंकि झांसी की रानी, इस नाम से तो आप रानी लक्ष्मीबाई को ही जानते हैं, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका नाम कौन नहीं जानता। तो इन्हें ही सम्मान देने के लिए अब जो झांसी रेलवे स्टेशन है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे अब रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। और ऑप्शन में आप जिन 3 महिलाओं के नाम देख रहे हैं ये भी स्वतंत्रता सेनानी थी, उदया देवी, अवंती बाई और झलकारी बाई। इनके सम्मान में हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा महिला बटालियन का भी गठन किया गया है। और यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसे टाइगरों की संख्या को 2 गुना करने के लिए T/2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो स्मार्ट सिटी इंडेक्स रिलीज किया गया है, इसमें टॉप पर तो मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन पहली बार राज्य को भी इस लिस्ट में स्थान दिया गया है और इसमें पहले स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि यानी कि स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश रहा है टॉप पर। और उत्तर प्रदेश में बीते दिनों में और कुछ भी नाम बदले गए हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बेगूसराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर किया गया है। नौगढ़ रेलवे स्टेशन ये अब सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट, इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कवि ने कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है राजेंद्र किशोर पांडा ने, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। राजेंद्र किशोर पांडा जो कि एक प्रसिद्ध ओडिया कवि हैं, इन्हें 2020 के इस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार के रूप में इन्हें 5 लाख रुपए नगद, रजत पदक और एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। यदि हम बात करें इस पुरस्कार की, जो कि किसके नाम पर दिया जाता है? दिवंगत कवि कुवेंपु के नाम पर। एक ट्रस्ट है जिसका नाम है राष्ट्र कवि कुवेंपु ट्रस्ट, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसी ट्रस्ट के द्वारा भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है ये तो आप जानते ही हैं, कुल 22 भाषा। इन 22 भाषा में मान्यता प्राप्त ये भाषा कोई भी हो सकती है। योगदान देने वाले साहित्यकारों को सम्मानित करने के लिए 2013 से इस कुवेंपु पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है और इस साल का मिला है उड़िया के प्रसिद्ध कवि राजेंद्र किशोर पांडा को।
बाकी 2 ऑप्शन की हम बात करें जो कि चर्चे में रहे हैं, अकिथम नंबूतरी, लास्ट ईयर का जो 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड रहा था मलयालम कवि अकिथम नंबूतरी को मिला और इनका कुछ समय पहले ही निधन हुआ है। यदि हम बात करें शरद कुमार पगारे की, तो इन्हें 2020 के व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनकी किस रचना के लिए? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO के द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चाइना रोज रोज न्यूज़ में आ जाता है, इसलिए इसे मैंने आज लास्ट में रखा है। WHO के द्वारा चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है, मतलब कि अब चाइना में मलेरिया के केसेस नहीं हैं। चीन ने 1940 के दशक में सालाना मलेरिया के 30 मिलियन मामले दर्ज किए थे, मतलब कि हर साल यहाँ मलेरिया के 30 मिलियन केसेस ये आते थे, लेकिन लगातार 4 वर्षों तक यहाँ अभी कोई भी मलेरिया का मामला सामने नहीं आया है, जिसके बाद से WHO के द्वारा इसे मलेरिया फ्री कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया है। अच्छा, कौन सा देश मलेरिया मुक्त राष्ट्र का दर्जा ले सकता है? तो जिन राष्ट्रों में, मतलब कि जिन देशों में कम से कम लगातार 3 सालों तक शून्य स्वदेशी मामले आए। कहने का मतलब है, जैसे कि हम भारत का एग्जाम्पल लें तो भारत में लगातार 3 साल तक मलेरिया के केसेस नहीं आने चाहिए, मतलब कि भारत के लोगों में तो ये मामले नहीं आने चाहिए, तभी भारत मलेरिया मुक्त स्थिति के लिए WHO को अप्लाई कर सकता है। तो सवाल ये भी बनता है कि क्या भारत मलेरिया मुक्त है? देखिए, भारत में अभी मलेरिया के केसेस आते ही रहते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त घोषित कर लिया जाएगा। साथ ही एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया कब जाता है? तो ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस मलेरिया के मामले में चाइना की क्या स्थिति है? WHO द्वारा मलेरिया मुक्त दर्जा प्राप्त करने वाला चाइना ये 40वां क्षेत्र बना है, जबकि अभी हाल ही में मलेरिया मुक्ति का टैग अल सल्वाडोर को भी मिला है। 2019 में अल्जीरिया, अर्जेंटीना और 2018 में पराग्वे और उज्बेकिस्तान ये मलेरिया मुक्त घोषित हो चुके हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UAE का गोल्डन वीज़ा किसे मिला है? कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बॉलीवुड अभिनेता है संजय दत्त, इन्हें UAE का गोल्डन वीज़ा मिला है, लेकिन अब जो मोना विश्वरूपा मोहंती हैं, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये है कौन? तो ये ओडिशा से बिलोंग करती हैं, ये कलाकार हैं। इन्हें भी UAE का ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है, जिसके माध्यम से अब ये 10 साल तक UAE में रह सकती हैं। और ये जो वीज़ा है ये 2019 में जारी किया गया था UAE गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये अच्छी पहल है, जो कि UAE में रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, जो कि पढ़ना चाहते हैं, उन्हें रहने का अवसर मिलेगा। साथ ही अपने कारोबार का 100% मालिकाना हक ये भी उन्हें वहाँ मिल सकेगा। यदि हम बात करें विश्वरूपा मोहंती की, जो कि एक ओडिया कलाकार है, ये 2007 से UAE में रह रही है। UAE का एक शहर है दुबई, यहाँ वे रह रही हैं और इन्होंने करीब 8 साल तक एकेडमिक क्षेत्र और डिज़ाइन उद्योग में काम किया है और अब इन्हें ये गोल्डन वीज़ा मिल चुका है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था फिलीपींस। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि खबरों में था ग्लोबल वार्मिंग के कारण, ये किस देश में स्थित है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।